हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूपीएससी हार्बर। सो हमने बेसिक्स जो भी लेक्चर हैं सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन, यूनिवर्स के बारे में, अर्थ के बारे में और अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो भी बेसिक लेक्चर्स हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब हम अब तक कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में और अब हम बढ़ेंगे जो हमारा कोर ज्योग्राफी का पोर्शन है, फिज़िकल ज्योग्राफी का जो मेन पोर्शन है उसकी तरफ अब हम बढ़ेंगे। आपसे क्लासेस हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी समझने में कॉम्प्लेक्स हो, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप भी पूरे कंसंट्रेशन से आगे आने वाले लेक्चर्स को कवर करेंगे। शुरू करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है। 1912 में थ्योरी दी गई थी। एल्फ्रेड वेगनर जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। ये थ्योरी बताती है कि हमारी जो अर्थ थी आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले किस तरीके की थी, कैसा उसका स्ट्रक्चर था। आई मीन टू से कि वो थी तो जियोइड स्ट्रक्चर ही, बट कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से ओशन थे, कहाँ कहाँ पर कॉन्टिनेंट्स डिवाइडेड थे, कैसे वो डिवाइड हुए, इस सब के बारे में बताया था। अगर आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट होना मतलब अपने प्लेस से उनका दूसरी जगह पर मूव होना। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए, ये आपको दिख तो अर्थ ही रही होगी, बट आप सोच रहे होंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर तो कॉन्टिनेंट्स का नहीं है, कॉन्टिनेंट्स तो एक दूसरे से दूर दूर हैं। इस फिगर में तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लोजली अटैच दिख रहे होंगे। देखिए, आज जो आप अर्थ देखते हैं, ऐसी अर्थ स्टार्टिंग में नहीं थी। अर्थ में ज़्यादातर सभी के सभी जो कॉन्टिनेंट्स आज आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा लैंड मास एक सिंगल सब कॉन्टिनेंट था, एक लार्ज सब कॉन्टिनेंट था और एक सिंगल स्ट्रक्चर था। इसी सिंगल जाइंट सब कॉन्टिनेंट जो था, इसका नाम था पेंजिया। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसका नाम था पेंजिया। ओके, हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ना शुरू हुआ ये स्प्लिट होना शुरू हुआ। ठीक है, हम आगे समझेंगे ये किस तरीके से टूटा, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनिशियली एल्फ्रेड वेगनर ने क्या क्या थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वेगनर्स थ्योरी, जो भी उन्होंने सिद्धांत दिए थे, सारे ही कॉन्टिनेंट्स कंबाइंड थे एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास में, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और उसका नाम था, उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। और एक मेगा ओशियन थी जो सराउंडेड थी इस सुपर कॉन्टिनेंट के चारों तरफ, सारी डायरेक्शंस में, और उस सुपर कॉन्टिनेंट के चारों तरफ जो सुपर ओशन थी, मेगा ओशन थी, उसका नाम था पैंथेलासा। देखिए, आज हम ओशंस देखते हैं, इतने सारे ओशंस हैं, बट ओशंस क्यों हैं? क्योंकि डिविजन्स हैं, कॉन्टिनेंट डिवाइडेड हैं, तो उनके जहाँ जहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से जो हमारे ओशंस हैं वो भी डिवाइडेड हैं। बट जब अर्थ पे सिर्फ एक सिंगल था, तो ये सिंगल कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, तो ये जो सारी थी तो एक ही ओशन हुई ना। इसी ओशन का नाम क्या था? इस ओशन का नाम था पैंथेलासा। ओके, ठीक है, पैंथेलासा एंड पेंजिया, आप इनके नाम याद रखिएगा। सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया जो था वो आज से रफली 200 से 250 मिलियन ईयर्स पहले डिवाइड होना शुरू हुआ। ये किस तरीके से डिवाइड हुआ, ये इसके ऊपर भी आगे थ्योरी आएगी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग आएगी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आएगी, वो हम पढ़ेंगे। बट अभी आप ये समझिए कि ये रफली 200 मिलियन ईयर्स पहले डिवाइड होना शुरू हुआ। पेंजिया पहले जब टूटा तो क्या वो एकदम से बहुत सारे पोर्शंस में टूट जाता? नहीं, वो सबसे पहले जब स्प्लिट हुआ तो वो दो बड़े कॉन्टिनेंटल मासेस में स्प्लिट हुआ। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में जब वो स्प्लिट हुआ तो दो बड़े कॉन्टिनेंटल मासेस में स्प्लिट हुआ, जिनका नाम था, इस डायग्राम में आप देखिए, जो अपर पोर्शन था, जो नॉर्दर्न पोर्शन था, इसका नाम हमने दिया उसे लॉरेशिया। अपर पोर्शन का नाम था लॉरेशिया, और नीचे वाला जो सदर्न पोर्शन था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड इसका नाम था। लॉरेशिया को आप एग्ज़ाम में दूसरे नाम से भी आ सकता है, अंगारा लैंड, नोट्स में लिखिएगा। लॉरेशिया का एक और नाम है अंगारा लैंड। ओके, अपर पोर्शन नॉर्थ में था लॉरेशिया, सदर्न पोर्शन में था गोंडवाना लैंड। ठीक है,
अभी आपको इस फिगर में एक चीज़ दिख रही होगी, और अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ध्यान से देखिए। क्या आप इस फिगर में इंडिया को ढूंढ सकते हैं? इंडिया कहाँ पर है? दिखा आपको? इंडिया है सदर्न पोर्शन में। तो ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, इसमें सबसे ब्यूटीफुल और अमेजिंग जो चीज़ हुई है वो हमारे ही कंट्री की हुई है, इंडिया ने तो पूरा स्विच ही कर लिया, हेमिस्फेयर ही चेंज कर लिया इस प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट के मूवमेंट से, मोशन से, कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने से, और जैसे इधर उधर हुए ये सारे कॉन्टिनेंट्स, इंडिया पूरा हेमिस्फेयर ही शिफ्ट होके नॉर्दर्न में आ चुका है। जबकि आप बाकी अगर देखेंगे वो मोर और लेस अपनी सिमिलर जगह पर हैं जहाँ वो आज भी हैं, बट इंडिया ने तो पूरा हेमिस्फेयर ही चेंज कर लिया। ठीक है, ये एक फैक्ट था जो मैं आपको बीच में बताना चाहती थी। अपने वापस से बेसिक्स पर आते हैं। पहले था पेंजिया एंड पेंथेलासा। पेंजिया था सुपर कॉन्टिनेंट और पेंजिया थी हमारी सुपर ओशियन, मेगा ओशियन। वो डिवाइड हुई दो लैंड्स में, जिनका नाम था लॉरेशिया नॉर्दर्न का और गोंडवाना लैंड साउदर्न का। अपर का लॉरेशिया के साथ दूसरा भी नाम था जो कि था अंगारा लैंड। अब ये स्टोरी चलती है, ठीक है। फिर फिर एल्फ्रेड वेगनर बताते हैं कि गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया डिवाइड के बाद फिर धीरे धीरे करके छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ, और जिसे हम आज देखते हैं, जैसे हम आज स्ट्रक्चर देखते हैं अर्थ का, तो बहुत सारे छोटे मीन्स 7 आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, इसके अलावा आइलैंड्स हैं, उनमें ये डिवाइडेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके स्टेजेस कैसे हुए? ये पूरा प्रोसेस ओवरनाइट तो हुआ नहीं होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए। मोर देन जो हमारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, वो ऐसा बताती हैं कि ये स्टोरी लगभग 250 to 300 मिलियंस पुरानी है। तो ओवरनाइट तो ये हुआ नहीं होगा, कुछ स्टेजेस होंगी। आइए वो स्टेजेस समझते हैं। मेगा ओशन पेंथेलासा थी, और मेगा कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया सेपरेट होना शुरू हुआ अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियंस ईयर पहले। दो बड़े मासेस में हुआ, ये मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी, लॉरेशिया और अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। मीजोजोइक एरा में क्या होता है? मीजोजोइक एरा मीन्स वही लगभग आप समझ सकते हैं 150 मिलियन ईयर्स के आसपास का ये वक्त है। उस वक्त होता ये है कि अभी ये जो अपर पोर्शन है, जो कि आपका है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये स्प्लिट तो हुआ था, बट इसके बीच में अभी इतना स्पेस नहीं था। अब होगा क्या, जैसे जैसे ये और दूर होते जाएंगे, इसके बीच में स्पेस आता जाएगा। अब ये स्पेस है और सारी तरफ वाटर है। वाटर की तो आपको प्रॉपर्टी पता ही होगी, जहाँ भी उसे स्पेस दिखेगा वो वहाँ स्पेस फिल करने, मूव करने लगता है। होगा क्या, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में जैसे ही स्पेस बढ़ेगा, यहाँ पर एक सी एंटर कर जाएगी, यहाँ पर एक सी मर्ज होगी। इस सी का नाम है द टेथिस सी। कौन से स्पेस में जाएगी? देखिए इस डायग्राम में, देखिए ये था हमारा पेंजिया, आज से लगभग 225 से 250 मिलियन ईयर्स पहले। 150 ईयर्स पहले, जैसे हम मीजोजोइक एरा भी बोलते हैं, उस टाइम पर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड सेपरेट होने शुरू होते हैं। इनके बीच में ये जो स्पेस क्रिएट होता है, इसे सराउंडिंग जितना भी वाटर है, इतना ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ वाटर है, वाटर को स्पेस मिलेगा तो वाटर ऑब्वियसली उधर फ्लो करेगा। तो यहाँ पर एक सी क्रिएट हो गई है। इस सी का नाम है द टेथिस सी हमारी वो सी है। ओके, टेथिस सी क्रिएट हुई। उसके बाद क्या हुआ, अब ये रुकेंगे तो नहीं, कॉन्टिनेंट्स तो फिर ड्रिफ्ट होंगे, मूव होंगे। जब ये मूव हुए और टूटे, देखिए यहाँ पे इंडिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है, ठीक है, नीचे है गोंडवाना लैंड में, और स्प्लिट हुए तो आपको ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये काफ़ी हद तक सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से। यहाँ पर तो आपको मर्ज्ड दिख रहे होंगे। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे जो आज के ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ना, वो इस तरीके से अलग हो रहे हैं। और ये है हमारी 100 मिलियन ईयर्स पहले का ये डायग्राम है। और ये आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट हमारा आज जिस तरीके से डिवीज़न हो चुका है, ये वो डायग्राम है। तो आप देख रहे हैं अगर आप अर्थ पे ही देखें तो इंडिया ने कैसे ट्रैवल किया है, पूरा ना हेमिस्फेयर ही चेंज कर लिया। ठीक है, फिर हम अपने इस पे आते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा, ठीक है, आगे चलते हैं।
और क्या स्टेजेस थी? अटलांटिक ओशियन फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द 4th स्टेज। अभी तक मैंने आपको कौन सी सी बताई? मैंने आपको बताई टेथिस सी आई बीच में, लेकिन अटलांटिक ओशन कैसे आई एक बारी ये भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब आप यहाँ पर देखेंगे 100 मिलियन ईयर्स पहले की कहानी, तो जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, अगर आप स्पेसिफिकली इसे देखेंगे तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका सेपरेट तो हुआ है, पर इस नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को देखिए और इसे देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा स्पेस का। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में हाँ काफ़ी स्पेस है, जबकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस है। तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करती है, तो उस रोटेशन के मोशन की वजह से साउथ अमेरिका भी क्या हुआ, ड्रिफ्ट हो गया, थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे ड्रिफ्ट हो गया। पहले ये सारे देखिए चिपके हुए थे, ये साउथ अमेरिका है और ये आपका अफ्रीका है। जब ये इस तरफ ड्रिफ्ट हुए, ये इस तरफ ड्रिफ्ट हुए, तो बीच में यहाँ पे भी तो वाटर फिल होगा। ये देखिए यहाँ पे वाटर फिल होना शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे वाटर फिल होना शुरू हो रहा है। यही जो वाटर फिल हुआ, इसी को हम बोलते हैं, क्या बन गई ये है हमारी अटलांटिक ओशियन। ओके, हमारी अटलांटिक ओशन है। यही 4th पॉइंट में वो बताना चाह रहे हैं कि अटलांटिक ओशन कब अपीयर हुई? 100 मिलियन ईयर्स पहले, जब नॉर्थ और साउथ अमेरिका वेस्ट की डायरेक्शन में मूव होना शुरू हुए, ड्यू टू क्या, किस वजह से बोला जाता है? रोटेशन की वजह से, अर्थ के वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूवमेंट की वजह से। ठीक है, हमारी जो 5th स्टेज है, इसे हम ओरोजेनेटिक स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, ओरोजेनेटिक स्टेज भी हम बोलते हैं। ओरोजेनेटिक स्टेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें माउंटेन बिल्डिंग, ओरोजेनेटिक जो वर्ड है माउंटेन्स के लिए ही आया है, तो यहाँ पे हमें माउंटेन बिल्डिंग काफ़ी दिखी। यहाँ पे काफ़ी सारे रॉकीज़, एंडेज, नॉर्थ और साउथ अमेरिका की जो माउंटेन चेन है, रॉकीज़ माउंटेन, एंडेज माउंटेन, ये सब हमें देखने को मिली। काफ़ी माउंटेन फॉर्मेशंस देखने को मिली। तो इस स्टेज को हम ओरोजेनेटिक, इसी स्टेज में हमें हिमालयन बेल्ट भी बनती हुई दिखती है। जब इधर आया ना हिमालयन बेल्ट, तो हम इसे ओरोजेनेटिक स्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये तो थी स्टेजेस, और ये बताया अल्फ्रेड वेगनर ने। बट अल्फ्रेड वेगनर ने जब ये सब चीज़ें बताई, तो क्या लोग उनकी बातों पर ऐसे ही बिलीव कर लेते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी बातों पर बिलीव करने के लिए तो प्रूफ चाहिए होते हैं, एविडेंसेस, साइंटिफिक बैकिंग चाहिए होती है। तो अपनी बातों को प्रूव करने के लिए अल्फ्रेड वेगनर ने 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए। ओके, 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट था वो था जिग्सॉ फिट। फर्स्ट क्या था? जो हमारा फर्स्ट था उसका नाम था जिग्सॉ फिट। अल्फ्रेड वेगनर ने इस थ्योरी में अब क्या बताया? अल्फ्रेड वेगनर ने किया कुछ ऐसा कि उन्होंने आज के टाइम की ये जो अर्थ है ना, इसके ये जो सारे पोर्शंस हैं, ये जो पीसेस अलग हो रखे हैं कॉन्टिनेंट्स के, आइलैंड्स के, इनको उन्होंने कंबाइन करने की कोशिश की। ठीक है, फिर क्या पता चला उन्हें? जब उन्होंने कंबाइन किया तो उन्होंने देखा कि ये तो परफेक्टली मैच हो रहे हैं। जैसे उन्होंने एक ये देखा कि ये साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है। अगर आप आज के अर्थ के मैप को देखें तो ये तो बड़े दूर दूर हैं, पर जब उन्होंने इन्हें मिलाने की कोशिश की, ये तो एकदम परफेक्टली फिट हो गए। कोस्ट लाइन्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका फ्रंटिंग ईच अदर हैव अ यूनिक मैच, एकदम से मैच हो गई। ऊपर से भी उन्होंने मैच करने की कोशिश की, नॉर्दर्न पोर्शन में भी ये नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप वाले पोर्शन को ये भी एक तरीके से इस तरीके से मैच होता हुआ उन्हें दिखा। तो नई चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी कि भाई ये तो प्रिसाइजली मैच हो जा रहे हैं। अगर मैं इन्हें मैच करता हूँ तो एक एविडेंस, एक आर्ग्यूमेंट उन्होंने फर्स्ट अपना आर्ग्यूमेंट ये दिया। पर आप बताइए, क्या इस पर रिलाई किया जा सकता था? जैसा हम आज सोचते हैं, इस पर पूरे तरीके से रिलाई करना ठीक नहीं है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। तो इसी तरीके से उस वक्त भी साइंटिस्ट ने इसको बोला कि हाँ ये चीज़ हो तो रही है, बट ये एक मेयर कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये इसी वजह से हो कि कॉन्टिनेंट आपके जो बताया आपने ड्रिफ्ट हुए हैं।
तो उनकी इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, निगलेक्ट कर दिया गया, उसको डिनाई कर दिया गया कि नहीं ये एक प्रॉपर प्रूफ नहीं है, आपको और चीज़ें लानी पड़ेंगी। वो दोबारा गए, दूसरा आर्ग्यूमेंट निकाल के लाए। दूसरा आर्ग्यूमेंट आया उनका प्लेसर डिपॉजिट्स। अब ये बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट था अपने आप में। अब जो वो लेके आएंगे उनमें मान सकते हैं हम कि कुछ बात थी। क्या कहते हैं वो ये बताते हैं कि abundant placer deposits of gold has been found along the Ghana coast whereas there is lack of origin. ओके अब ये घाना कोस्ट क्या है? घाना कोस्ट यहाँ पे साउथ अफ्रीका में यहाँ पे एक रीजन है घाना, जहाँ पर गोल्ड मिलता है काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पर गोल्ड मिल रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा। ओके गोल्ड मिला गया है, मिल नहीं रहा है, मिला गया है गोल्ड। बट और ये ब्राज़ील है, यहाँ पे भी गोल्ड काफ़ी है। अब यहाँ पे शॉकिंग क्या बात है, इसमें क्या उन्होंने प्रूफ कर दिया, देखिए गोल्ड जो बन रहा है, जो पाया जाता है वो ब्राज़ील में पाया जाता है। उसका जो सोर्स है वो पता चल गया है, वो साइंटिफिक डिस्कवरी से पता चल चुका है कि यहाँ पे गोल्ड जो है निकल रहा है, हमें मिल रहा है माइंस से हमें गोल्ड मिल रहा है। बट जब अफ्रीका को देखा गया और इस घाना रीजन को देखा गया तो एक बहुत शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि यहाँ तो गोल्ड का कोई सोर्स ही नहीं है, यहाँ तो गोल्ड की कोई माइंस ही नहीं है। फिर भी जब यहाँ पे रिसर्च करी गई और यहाँ पे जब और निकाले गए ज़मीन से एविडेंसेस निकाले गए तो यहाँ पे गोल्ड कैसे मिल गया, जबकि ये तो अपने आप में बहुत शॉकिंग बात है। ब्राज़ील में तो गोल्ड है, इधर साउथ अमेरिका का जो ये है शोर लाइंस जो हैं, यहाँ तो गोल्ड है, गोल्ड माइंस हैं, यहाँ पे गोल्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, गोल्ड निकल रहा है ज़मीन में से। लेकिन यहाँ तो गोल्ड का अफ्रीका में कोई लेना देना ही नहीं। जब यहाँ गोल्ड का कोई सोर्स ही नहीं तो यहाँ गोल्ड आया कैसे? उन्होंने ये एविडेंस दिया कि जब यहाँ गोल्ड का कुछ है ही नहीं तो यहाँ गोल्ड कैसे आ सकता है। तो उन्होंने बोला कि इसी वजह से उन्होंने बोला कि ये ज़रूर पहले क्या रहे होंगे, दोनों एक दूसरे से जॉइंट रहे होंगे। जब एक दूसरे से जॉइंट रहे होंगे ना इस तरीके से, जब ये जॉइंट रहे होंगे एक दूसरे से तब तो यहाँ पे होगा। जब ये टूटे होंगे तो कुछ पोर्शन हो सकता है आज जो हम साउथ अमेरिका देखते हैं उसका उधर मूव हो गया होगा। इस वजह से उसके जो डिपॉजिट्स थे, उसके जो प्लेसर डिपॉजिट्स थे, उस प्लेस के जो डिपॉजिट्स थे वो थोड़े से उधर शिफ्ट हो गए होंगे। है ना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जब यहाँ कोई सोर्स ही नहीं तो यहाँ पे गोल्ड कैसे मिल गया, बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद ये थ्योरी दी उन्होंने। थर्ड उन्होंने आर्ग्यूमेंट क्या दिया अपना, थर्ड आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने दिया कि यहीं पर ही ब्राज़ील में और इधर अफ्रीका में यहाँ पर कुछ रॉक्स मिले हैं। ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पे भी कुछ रॉक्स मिले हैं। जब उन्होंने देखा, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से आइडेंटिफाई किया, मेथड्स लगाए, तो उन्हें पता चला कि भाई यहाँ पे जो एज हैं और यहाँ पे जो एज मिला है कोस्ट लाइन्स पे दोनों की, वो तो दोनों सेम टाइप के हैं रॉक्स, है ना, दोनों सेम टाइप के रॉक्स मिले हैं और दोनों का एज भी सेम है, रॉक्स ऑफ सेम टाइम पीरियड। एक तरीके के रॉक्स मिले हैं, एक ही टाइप के रॉक्स मिले हैं और रॉक्स का टाइम पीरियड भी सेम है, मतलब जब वो फॉर्म हुए होंगे उनका टाइम पीरियड भी सेम है। तो देखिए यहाँ पे रीड करिए एक बार। रेडियोमेट्रिक डेटिंग से उन्होंने पता लगाया कि ये जो रॉक प्रेजेंट हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द ओशियन। कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? ये हमारा साउथ अमेरिका है और ये है अफ्रीका। अंगोला रीजन इधर पूरे पे ही आप देखेंगे, पूरी बेल्ट पे उन्हें मिला था, स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है इसमें। एंशिएंट रॉक बेल्ट्स कोस्ट ऑफ ब्राज़ील मैच विद दोज फाउंड इन वेस्टर्न अफ्रीका। ये हमारा वेस्टर्न अफ्रीका की बेल्ट है और ये हमारी ईस्टर्न साउथ अमेरिका ब्राज़ील का जो एरिया है यहाँ पे उन्हें मिला है। सेम टाइप के रॉक्स मिले हैं, सेम एज के, सेम टाइप के। ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि ऐसा हो सकता है कि बीच में ये ओशन होगी ही नहीं पहले और ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, जॉइंट होंगे, ड्रिफ्ट होने से पहले एक दूसरे से जॉइंट होंगे। ठीक है, फोर्थ आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। फोर्थ आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया टेलाइट डिपॉजिट्स। टेलाइट मतलब सेडिमेंट्री जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, ग्लेशियर डिपॉजिट जो होते हैं, पत्थरों के टुकड़े, छोटे पार्टिकल्स जो भी होते हैं। प्लेसर डिपॉजिट द सेडिमेंट रॉक मेड फ्रॉम ग्लेशियर डिपॉजिट्स ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कौन सा है? सदर्न लैंड है, मैंने आपको बताया ना, सदर्न लैंड है में डिवाइड किया था गोंडवाना को और लॉरेशिया नॉर्दर्न वाला था। गोंडवाना लैंड में सेडिमेंट्स मिले हैं जो सदर्न हेमिस्फेयर में बाकी के जो भी 5-6 एरियाज़ हैं, जैसे मेडागास्कर है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका, फैकलैंड आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो हैं
यहाँ पर कुछ ऐसे टिलाइट डिपॉजिट्स मिले हैं, कुछ पत्थरों के कुछ छोटे डिपॉजिट्स मिले हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के डिपॉजिट्स मिले हैं। और वही जो टिलाइट डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ से मैच हो रहे हैं, इंडिया में भी मिले हैं वो टिलाइट डिपॉजिट्स। अब भाई ये कैसे पॉसिबल था, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना कि इंडिया भी कहाँ था। देखिए, याद करिए, अभी मैंने आपको समझाया था कि इंडिया भी कहाँ था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो जब ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, यहाँ पर जब ये सारे एक साथ थे, ये अफ्रीका साथ था, ऑस्ट्रेलिया यहीं था, अंटार्कटिका था, ठीक है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका सब साथ थे। तो यहाँ पे इनको जो सेडिमेंट्स होंगे वो भी तो एक जैसे ही होंगे। अब जब ये ऊपर की तरफ आया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो वो अपने साथ वो टिलाइट डिपॉजिट्स भी लेकर आया, जो आज मैच कर जा रहे हैं। किससे मैच कर जा रहे हैं, वो मैच कर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, फैकलैंड आइलैंड, एंटार्क्टिका, मेडागास्कर, अफ्रीका से, ठीक है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। ओके, इसी तरीके के गोंडवाना लैंड के कुछ सेडिमेंट्स थे जो आज भी कहाँ मिले हैं, सेम ओरिजिन के, उस टाइम के सेम मिले हैं दूसरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। फिफ्थ जो उनका आर्ग्यूमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उन्होंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स मतलब अब हम 200-150 मिलियन ईयर्स, इतने पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि वो जुरासिक एज थी, है ना, जुरासिक एज थी। उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, डायनासोर्स का वो टाइम था। तो अब इसको मैं आपको एक बार डायग्राम से समझाती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये आपका एक तरीके से गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो अब इसमें क्या देखना है, इसमें क्या नोटिस करें हम, तो देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से पॉइंट्स देखना शुरू करिए। फॉसिल एविडेंस ऑफ ट्रियासिक लैंड रेप्टाइल लिस्ट्रोसॉरस। अब एक लैंड रेप्टाइल था, ठीक है, जिसका नाम था लिस्ट्रोसॉरस। लिस्ट्रोसॉरस जो है, जब ये जुड़े हुए थे तो यहाँ अफ्रीका में से होते हुए इंडिया और अंटार्कटिका यहाँ पे था पूरे रीजन में। अब जब ये अलग हो गए हैं तो लिस्ट्रोसॉरस के जो फॉसिल्स हैं वो इंडिया में पाए गए हैं, वो अफ्रीका में पाए गए हैं, वो अंटार्कटिका में पाए गए हैं। अब इस डायग्राम पे आ जाइए एक बार ज़रा, इस पे आ जाइए। अब ये देखिए, आज की अगर मैं अर्थ की बात करूं तो वो बोल रहे हैं यहाँ अफ्रीका में मिले हैं, है ना, एशिया में मिले हैं। ये है अफ्रीका और ये है एशिया, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया। अब लिस्ट्रोसॉरस जो कि एक लैंड रेप्टाइल है, ये कैसे पॉसिबल था कि वो इतने बड़े ओशन से मूव करके इंडिया में आ जाए, क्या पॉसिबल था, या वो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया चला जाए, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक अपना जर्नी कवर कर ले। एक लैंड रेप्टाइल तो इतना ओशन में ट्रैवल नहीं कर सकता था ना। जब वो ओशन में ट्रैवल नहीं कर सकता था, जब वो इधर से उधर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट मूव नहीं कर सकता था, अगर यही कॉन्टिनेंट थे तो पहले, तो उसके फॉसिल्स कैसे आए तीनों जगह पर, ये अपने आप में शॉकिंग बात थी। उसके फॉसिल्स तीनों जगहों पर, अब देखिए उसके फॉसिल्स इस पूरी बेल्ट में मिले हैं, अंटार्कटिका में था ना वो, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ एक बार, ऑस्ट्रेलिया नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ अंटार्कटिका में, वो तो और भी दूर है। अब ये जब इतने दूर हैं और यहाँ पूरा ओशियन है, तो वो कैसे मूव कर जाता है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस था कि ये सारे के सारे जो थे ये पहले क्या होंगे, एक दूसरे से जॉइंट होंगे। जब ये जॉइंट होंगे तभी तो फॉसिल्स मिल सकते थे, वरना इतने दूर अगर ये होते तो क्या एक लैंड रेप्टाइल जो लिस्ट्रोसॉरस था, क्या वो ट्रैवल कर सकता था। आ जाइए देखिए, नहीं ट्रैवल कर सकता था ना। ऐसा ही कुछ यहाँ मिला है, इधर आइए, यहाँ पर देख लीजिए, फॉसिल रिमेन्स ऑफ द फ्रेश वाटर रेप्टाइल। ये फ्रेश वाटर रेप्टाइल था, मीजोसॉरस, ठीक है, यहाँ पॉइंट्स में भी मैंने दिखाया है। मीजोसॉरस एक बहुत टाइनी रेप्टाइल था जो कि शैलो ब्रैकिश वाटर में रहता था, फ्रेश वाटर में वो रहता था। जब वो फ्रेश वाटर में रहता था, अब उसके जो फॉसिल्स हैं वो आपको साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिले हैं। साउथ अमेरिका और अफ्रीका में उसके फॉसिल्स कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप आज इसे मान रहे हैं कि ऐसा ही था पहले, तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका तो बहुत दूर है, और ये टाइनी रेप्टाइल है, वो भी फ्रेश वाटर, तो वो सॉल्टी वाटर में इतना ट्रैवल तो वैसे भी नहीं कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अब नेक्स्ट है यहाँ पे साइनोग्नेथस जो कि एक लैंड रेप्टाइल है, फिर से वही, ये भी एक लैंड रेप्टाइल है जस्ट लाइक लिस्ट्रोसॉरस, ठीक है। जब ये लैंड रेप्टाइल है जिसके फॉसिल्स हमें आज के साउथ अमेरिका और अफ्रीका में भी मिलते हैं,
जबकि आज के साउथ अमेरिका और अफ्रीका तो बहुत दूर हैं, तो इनके फॉसिल्स दोनों जगह कैसे मिल सकते हैं? ये तो ओशन से ट्रैवल नहीं करके जा सकते थे। क्या ये जा सकते हैं ओशन से ट्रैवल करके? बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए, आप फिर से आ जाइए डायग्राम पे, ये तो इतने दूर हैं, कैसे ट्रैवल कर सकता है? नहीं ट्रैवल कर सकता ना। जब वो नहीं ट्रैवल कर सकते तो उनका दोनों जगहों पर उनके डेड रिमेन्स, जो उनके फॉसिल्स हैं, वो मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि जब वो लैंड रेप्टाइल हैं, वो लैंड से इधर उधर तो मूव कर सकते थे। उनकी बाकी जो भी उनकी और भी उन्हीं की कैटेगरी के रेप्टाइल्स होंगे, वो भी इधर से उधर मूव कर सकते होंगे, तो तब तो मिल सकता है अगर वो जुड़े हुए होंगे कॉन्टिनेंट्स तो। बट अगर वो दूर होते कॉन्टिनेंट्स, जैसे आज हमें दिखते हैं वैसे होते, तो उनका, उन रेप्टाइल्स का, मीज़ोसॉरस का, साइनोग्नेथस का मूव कर पाना बीच में इतने बड़े ओशन को क्रॉस करके बहुत इम्पॉसिबल माना जाता है। अपने आप में ये हो ही नहीं सकता था, इसीलिए ये भी एक एविडेंस था। तो बहुत ही अच्छे दिए तो सही एल्फ्रेड वेगनर ने प्रूफ्स, बट इन्हें भी क्योंकि साइंटिफिक बैकिंग नहीं थी, इसलिए इन्हें एक तरीके से मना कर दिया गया। अब जब उनसे बोला गया कि आप इसके पीछे कुछ साइंटिफिक प्रूफ एविडेंसेस लेकर आइए कि ये कैसे हुआ होगा, इसके पीछे आप साइंटिफिक लाइए कुछ तरीका जिससे हम उस चीज़ को मान सके कि हाँ ये करेक्ट थ्योरी है, ठीक है। तो एल्फ्रेड वेगनर ने कुछ साइंटिफिक पॉइंट्स लाए जिनको माना तो नहीं गया, उनको नहीं क्रिटिसाइज़ किया गया उनके पॉइंट्स को, बट हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी। Wegener suggested that the tidal force, gravitational pull of the moon and the sun also played a major role. Wegener पहला पॉइंट ये लेके आते हैं कि सन और मून का भी एक ग्रेविटेशनल पुल है। सन और मून भी एक ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं, उनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स आते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये कॉन्टिनेंट्स भी ड्रिफ्ट हुए होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सालों में नहीं, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हों, बट उनके जो टाइडल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल जो है, उस वजह से ये मूव किए गए होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट वो क्या बताते हैं? पोल फ्लीइंग फोर्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पोल फ्लीइंग फोर्स में वो क्या बताते हैं? एल्फ्रेड वेगनर ये बताते हैं कि अर्थ पे जो भी ये थे, ये पहले इंक्लाइंड थे साउथर्न हेमिस्फेयर की तरफ। पेंजिया जो था सदर्न पोर्शन यानी सदर्न पोल की तरफ इंक्लाइंड था। जब वो सदर्न पोल की तरफ इंक्लाइंड था, ठीक है, सदर्न पोल की तरफ जब वो इंक्लाइंड था, तो अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है, गोल घूमती है, तो उसका बाहरी तरफ, बाहर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। सेंटर से बाहर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा होगा बाहर की डायरेक्शन में, तो जो पोल पे था, थोड़ा सा पोल की तरफ शिफ्टेड था पेंजिया, वो सेंटर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ होगा, और उसी की वजह से पोल से वो क्या कर रहा है? एक तरीके से पोल से वो दूर फ्ली कर रहा है, पोल से दूर जा रहा है, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया पोल फ्लीइंग फोर्स। और इसी वजह से ये कॉन्टिनेंट्स क्या हुए होंगे? ड्रिफ्ट हुए होंगे एक दूसरे से। एक रीज़न इन्होंने ये बताया। अकॉर्डिंग टू वेगनर ये सब हुआ तो है, ड्रिफ्ट जो हुई है आज भी हो रही है, इसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए होने में, ठीक है, इसे होने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए। ये उन्होंने पॉइंट्स बताए, पर उनकी थ्योरी को, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया, उनकी थ्योरी को सही नहीं माना गया। वेगनर ने ये नहीं बताया कि ये सब मीज़ोज़ोइक, अगर ऐसा है तो ये मीज़ोज़ोइक एरा में ही क्यों हुआ, मीज़ोज़ोइक एरिया से पहले क्यों नहीं हुआ। उन्होंने ओशंस के बारे में कुछ नहीं बताया कि ओशंस का क्या हो रहा है। कॉन्टिनेंट्स तो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं एक दूसरे से, बट ओशंस के बारे में उन्होंने ज़्यादा खास कुछ थ्योरी अपनी दी नहीं। फोर्सेज लाइक बायंसी, टाइडल फोर्स, ग्रेविटी आर टू वीक टू बी एबल टू मूव द कॉन्टिनेंट्स। उनकी उस पॉइंट को कि टाइडल फोर्स हो सकता है कि कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कर रहा हो, उनके उस लॉजिक को ये बोल कर क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये फोर्स लगते तो हैं, मगर ये फोर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, ये फोर्स इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि ये फोर्स कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट अपार्ट नहीं कर सकते, ठीक है।
प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, उसने एक्सेप्ट किया कि पेंजिया, ये बात बिल्कुल सही थी कि पेंजिया एक था सुपर लैंड मास और पैंथेलासा भी था, लेकिन और ड्रिफ्ट वो हुए, ये बात भी उन्होंने सही बताई एल्फ्रेड वेगनर ने। उन्होंने जो टेलाइट डिपॉजिट्स बताए, प्लेसर्स बताए, उन्होंने फॉसिल्स की एज बताई, है ना। उन्होंने क्या और क्या बताया, बताइए, जिक्सॉ फिट बताया उन्होंने, है ना। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई तो सही थी, बट वो उसके पीछे की साइंटिफिक बैकिंग नहीं थी, उसके पीछे की साइंटिफिक जो लॉजिक है वो नहीं बता पाए थे, जिसकी वजह से उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया था। इसके बाद आएंगे आर्थर होम्स, जो आपको और कन्वेंशनल थ्योरी, करंट थ्योरी बताएंगे। हैरी हैस आएंगे, जिनकी फाइनल थ्योरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, जो पूरे मतलब सब चीज़ें वो क्लियर कर देंगे कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ है। ये था पूरा आपका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से इसको आपको समझा पाई हूँ, और आप ज़रूर अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा इन स्लाइड्स के, और इसे अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इनिशियल थ्योरी है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़ फॉर अटेंडिंग, कीप लर्निंग।